बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। सभी अभिभावकों का शिखर करियर इंस्टीट्यूट परिवार की तरफ से सादर अभिवादन और सभी प्यारे बच्चों को शुभाशीष। कुछ दिनों पहले हम लोग एक बात पर चर्चा कर रहे थे। हम सब जानते हैं कि पूरा विश्व, भारत देश, बिहार कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। लगातार संक्रमण के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में आप सभी की पढ़ाई भी बाधित हो चुकी है। होली के बाद ही बिहार में कोचिंग संस्थानों को बंद करने का आदेश दे दिया गया था और उसके बाद आप सभी लोग अपने घर चले गए थे। आप सब जानते हैं कि किताबों के सामने गुरु की अपनी अलग महत्ता होती ही है। सारा ज्ञान किताबों से नहीं पाया जा सकता है। आप गुरु से जो कुछ सीखते हैं वो शायद किताबों से भी ज्यादा होता है। ठीक उसी तरह कोई कितना भी ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश करे, पढ़ने की कोशिश करे, चैप्टर और बातें उससे समझ आ सकती है, लेकिन क्लासरूम में जो ऑरा है, जो पॉजिटिविटी होती है जब आप किसी शिक्षक से बोर्ड पर पढ़ते हैं और आप टीचर से वार्तालाप कर पाते हैं, आपके जो डाउट्स हैं वो पूछ पाते हैं, तो आपकी समझ और बढ़ जाती है। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में इंसान के पास जो भी मार्ग उपलब्ध होते हैं उसी मार्ग पर चलना पड़ता है। इसलिए शिखर करियर इंस्टीट्यूट परिवार ने यह निर्णय लिया था कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो वीडियो लेक्चर्स हैं 11th के, 12th के और 12th पास बच्चों के लिए उपलब्ध कराएंगे। देश के बहुत सारे संस्थान ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन इसके लिए बच्चों को वहां रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा है और एक मोटी फीस देनी पड़ रही है। हम सब लोगों ने यह निर्णय लिया था कि जब देश इतनी विषम परिस्थिति से जूझ रहा है तो हम लोग यह सुविधा देश के हर एक मेधावी बच्चे के लिए जो आगे चलकर मेडिकल की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है, डॉक्टर बनकर देश में अपनी सेवा देना चाहता है, उसके लिए यह पूरी सुविधा हम फ्री में उपलब्ध कराएंगे। हम लोगों ने अपनी वेबसाइट पर एक लिंक बनाया था रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ताकि हम जान पाए कि कितने बच्चों को हमें जोड़ना है। लेकिन आप सब लोगों का इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स देखकर हम लोग काफी उत्साहित हैं। अभी तक 6000 से ऊपर विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है और हम लोग इतने सारे विद्यार्थियों को एक बार एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ पाने में थोड़ी कठिनाई महसूस कर रहे हैं। इसलिए पूरे शिखर करियर इंस्टीट्यूट परिवार ने यह निर्णय लिया है कि हम लोग यह जो भी लेक्चर है उसको पीरियोडिकली अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर देंगे, ताकि कोई भी बच्चा घर बैठे जब चाहे उस वीडियो को देख सकता है और उससे पढ़ाई कर सकता है। इसके लिए आप शिखर करियर इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशंस मिलता रहे कि कब कौन से चैप्टर का जो वीडियो लेक्चर है वो अपलोड किया गया है। बच्चों, इन सब के अतिरिक्त कुछ नॉर्मल स्ट्रेटजीज है जिन पर आपको काम करने की जरूरत है, ताकि नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा जिसमें इतने सारे विद्यार्थी आते हैं उसमें आप अपना परचम लहरा पाए, सफलता पाले। आपको करना यह है कि आप जब भी इस वीडियो लेक्चर को देखें तो उसे लिखकर जरूर प्रैक्टिस करें। आपको अगर सफलता पानी है किसी परीक्षा में तो यह बेहद जरूरी है कि आप टीचर के द्वारा दिए गए नोट्स को खूब अच्छे से पढ़ें, एनसीईआरटी की किताब को पढ़ें, संस्थान का जो पैकेज दिया जा रहा है उस पैकेज को खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें, उसके डाउट्स को क्लियर करें। उसके बाद पास ईयर के सवालों को जरूर सॉल्व करें, क्योंकि जब आप पास ईयर के सवालों को सॉल्व करते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि बीते वर्षों में, विगत वर्षों में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। कमोवेश उसी तरह के सवाल आने वाले सालों में भी पूछे ही जाते हैं। इन सब के बीच पैकेज काफी अहम रोल अदा करता है। पैकेज पैटर्न प्रूफ होना चाहिए। जिस तरह के सवाल परीक्षा में आते हैं उसी तरह के सवाल होने चाहिए, ना उससे कम और ना ज्यादा। सब कुछ प्रैक्टिस करने के बाद टेस्ट बहुत जरूरी है। इससे आप आकलन कर पाते हैं अपना कि आप कहां स्टैंड करते हैं इस परीक्षा की तैयारी में। आपको एक अंदाजा होने लगता है अपनी स्पीड का भी और अपनी एक्यूरेसी का। इन सारी बातों का ख्याल रखते हुए आपको अपनी नीट की प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। आपको जरा भी चिंता नहीं करनी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में हम लोग आपकी पूरी मदद करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज सभी बच्चों को जो है नीट के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं बता दूं
कि जिन बच्चों ने अपना जो ड्रीम है वो मेडिकल को मान रखा है, मेडिकल लाइन में ही उनको जाना है, तो उन्हें एक ही मात्र एग्जाम देना होता है जिसका नाम है नीट। नीट के थ्रू ही उन्हें किसी भी मेडिकल कॉलेज में जो है एडमिशन मिलने वाला है। अब नीट के एग्जाम में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। जो फिजिक्स होता है उसमें 45 क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चंस आते हैं और बायोलॉजी में 90 क्वेश्चंस आते हैं। तो इससे समझ में आ रहा होगा कि बायोलॉजी जो है वो पूरे नीट में 50% जो है वेटेज को कैरी ऑन करता है। तो मैं आपको बायोलॉजी के बारे में बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से नीट को क्रैक करने के लिए बायोलॉजी को पढ़ना होगा। बायोलॉजी में 2 पार्ट्स होता है, एक होता है बॉटनी और एक होता है जूलॉजी। जब हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं वो बॉटनी में आता है, और हम जब एनिमल्स के बारे में, ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं तो वो जूलॉजी में आता है। अगर देखा जाए लास्ट ईयर के ट्रेंड्स को देखा जाए तो कभी कभी 45 क्वेश्चंस बॉटनी से और 45 क्वेश्चंस जूलॉजी से आता है, लेकिन ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है, कभी किसी में ज्यादा कभी किसी में कम आता है। तो हम इंटायर बायोलॉजी को ही लेके चलते हैं। बायोलॉजी में छोटे से छोटा चैप्टर भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि बायोलॉजी में एनसीईआरटी जो है वो एक ग्रंथ की तरह काम करेगा। मतलब अगर एनसीईआरटी के हर लाइन पे हमें कमांड होगा, लाइन को याद नहीं करना है, बिटवीन द लाइंस हमें समझना होता है। हम दिक्कत क्या करते हैं कि एनसीईआरटी का बुक खरीदते हैं और उसको हम याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ बिटवीन द लाइंस भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो एनसीईआरटी में शायद नहीं लिखा होता है, लेकिन देखा जाए तो एनसीईआरटी के टॉपिक में वो कवर्ड जरूर होता है। तो इस तरीके से हमें पढ़ना होगा। बायोलॉजी से बच्चों को एक बहुत बड़ा डर ये होता है कि बायोलॉजी याद करने वाला चैप्टर है, उसको रटना पड़ेगा, उसमें बहुत सारे नाम आते हैं। तो अगर देखा जाए तो नाम तो तुमको खुद का भी रटना पड़ा होगा, तुम जहां रहते हो वो सब भी रटना पड़ा होगा। तो उस हिसाब से बायोलॉजी से घबराना नहीं है, हर चीज हमें रटना पड़ता है। लेकिन वही है, बायोलॉजी एक रटने के साथ साथ बहुत ही बेस्ट टेक्निकल चैप्टर्स उसमें आते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। जैसे बायोलॉजी के बहुत सारे नाम ऐसे हैं कि अगर नाम को हम तोड़ना ही सीख जाएं तो बायोलॉजी पे हमें अच्छा कमांड होगा। अब दिक्कत यह है कि टोटली थ्योरेटिकल चैप्टर होता है, हमें रोज पढ़ना होगा। मानता हूं कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बच्चों का रैंक इंप्रूव होता है, लेकिन रैंक इंप्रूव करने की बात तो तब हम करेंगे ना जब हम सिलेक्शन के नजदीक अपने आप को पहुंचा सकेंगे। और सिलेक्शन के करीब पहुंचाने के लिए तीनों सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहीं ना कहीं बायोलॉजी का कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि उसमें 90 क्वेश्चंस आते हैं। तो इस कदर आपको बायोलॉजी को पढ़ना होगा। बायोलॉजी के हर चैप्टर्स को अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। कई बार ऐसा होता है कि बायोलॉजी का छोटा सब्जेक्ट जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर हो गया, ये सब बहुत ही छोटे चैप्टर्स हैं, लेकिन इससे 2 या 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो बायोलॉजी को कुछ इस कदर पढ़ना होगा और बायोलॉजी को रोज पढ़ना होगा और इसका प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे तरीके से करना होगा। जितना ज्यादा क्वेश्चन आप बना सकते हो उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसमें आलसपन नहीं दिखाना है कि हमने इतना क्वेश्चन बना लिया अब हमारा हो गया, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। बायोलॉजी में आपके पास जितना भी क्वेश्चन है, जिस भी बुक का क्वेश्चन है, जिस भी स्टडी पैकेज का क्वेश्चन है, उसको बनाते रहना है। लेकिन एक चीज ध्यान रहे कि ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं बनाना है, क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कि एनसीईआरटी हर 10 साल के बाद रिवाइज होता है। तो बहुत पुराना क्वेश्चन बनाने का मतलब नहीं बनता है, उन्हीं क्वेश्चंस को बनाना है जो एनसीईआरटी के सिलेबस के अंडर आता है। और हमेशा बायोलॉजी को रिवाइज करते रहना है। तो इस तरीके से अगर बायोलॉजी को पढ़ा जाए तो बहुत ही आसान है। और बायोलॉजी इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर आता है तो 100% सही आंसर बनने वाला है। तो इस तरीके से अगर हम बायोलॉजी को पढ़ें तो मैं आपको बताता हूं कि नीट में आपका सिलेक्शन एकदम कंफर्म्ड होने वाला है। हेलो बच्चों, मैं आपको बताऊंगा कि नीट के लिए फिजिक्स की तैयारी कैसे करें। फिजिक्स 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक 11th दूसरा 12th। 11th का जो फिजिक्स है उसमें बेसिकली 2 यूनिट्स होते हैं। पहले का नाम मैकेनिक्स है और दूसरे का नाम हीट एंड थर्मोडायनामिक्स है। मैकेनिक्स जो होता है बच्चों वो सबसे बड़ा यूनिट है फिजिक्स के अंदर। इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं। कौन कौन से चैप्टर्स हैं उसमें से एक नाम अगर मैं बताऊं तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स, ऑसिलेशन, वेव, ये सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे। अगर 12th की आप बात करते हैं तो 12th का जो फिजिक्स है वो 3 यूनिट्स में बटा हुआ है।
पहले का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दूसरे का नाम ऑप्टिक्स, तीसरे का नाम मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स 10th में नहीं था, अगर होगा भी तो थोड़ा बहुत होगा, उतना नहीं होगा। मॉडर्न फिजिक्स से बहुत आसान सवाल नीट में आते हैं, टोटल 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब 60% 11th से आता है, 40% 12th से आता है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये फिक्स नहीं है, ये हर साल बदलते रहता है। लेकिन अगर पिछले सालों का एवरेज आप निकालें तो मेरा अपना ये मानना है कि 55% क्वेश्चंस 11th क्लास से और 45% क्वेश्चंस 12th क्लास से पूछे जाते हैं। तो फिजिक्स के साथ खास बात ये है कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस नीट में आते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं, तो आपको पढ़ाई के साथ साथ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खूब अच्छे से। अगर एक क्वेश्चन आपको नहीं बनता है तो बच्चे क्या करते हैं, हार मान जाते हैं कि अब तो हमसे फिजिक्स होगा ही नहीं। ऐसा नहीं सोचना है बच्चों, फिजिक्स जरूर होगा आपसे। आपको क्या करना है, कोशिश करते रहना होगा। अगर आप कोशिश करना छोड़ देंगे तो फिजिक्स आपको टफ लगने लगेगा। तो जैसे जैसे पढ़ाई होती है वैसे वैसे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करें, रेगुलर टेस्ट दीजिए, स्टडी पैकेज आपके पास जो भी होगा वो आप अच्छे से बनाइए, तो फिजिक्स आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। हेलो बच्चों, आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूं कि नीट के लिए केमिस्ट्री में किस तरह से तैयारी करें। सबसे पहले मैं बता दूं कि केमिस्ट्री में टोटल 3 पोर्शंस होते हैं। एक है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कि किस तरह से बच्चे तैयारी करें कि उनके नीट में बेहतर परिणाम आए। तो बच्चों, सबसे पहले बता दूं कि केमिस्ट्री के वो सारे चैप्टर्स जो भी मैथमेटिकल अप्रोच या ग्राफिकल अप्रोच वाले हैं, यानी जिनमें न्यूमेरिकल्स हैं, वो सब फिजिकल केमिस्ट्री का हिस्सा होते हैं। और पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं उन सब के बारे में, उनके कंपाउंड्स के बारे में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं बता दूं कि 11th और 12th में 12th को लगभग 55% वेटेज दिया जाता है नीट में और 11th को 45%। ये आंकड़ा मैं बीते कुछ सालों में नीट में पूछे गए सवालों के बेसिस पर दे रहा हूं। अगर हम लोग बात करें तीनों पोर्शंस की, तो नीट का जो बीते 2-3 साल का जो पैटर्न है उसमें लगभग ट्रेंड ये है कि 15, 15 और 15 सवाल तीनों हिस्सों से पूछे जाते हैं। 1-2 सवाल ऊपर नीचे इसमें होते हैं, एग्जैक्टली 15 पूछे जाए ये जरूरी नहीं है। अगर देखा जाए बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो इसका सबसे पहला और बेसिक यूनिट है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट की जानकारी और उसका ज्ञान होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि बाकी चैप्टर्स आपको समझ आ सके। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स है। सवाल तो सारे यूनिट से और सारे चैप्टर से पूछे जाते हैं, परंतु मैंने ये 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के नाम बताए हैं। अब ध्यान रखने वाली बात यह है फिजिकल केमिस्ट्री में कि जितने भी चैप्टर्स पढ़ते हैं उन सब में बच्चों को सारे कॉन्सेप्ट्स की कौन सा सवाल किस तरह से बनाया जाता है, न्यूमेरिकल नहीं याद करना है बच्चों, तुम्हें याद करना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, इस तरह के सवाल को किस तरह से बनाया जाए। और जितने भी ग्राफ्स होते हैं जो कि लीनियर फंक्शन, कर्व या लोगरिथमिक फंक्शन पे होते हैं। इसके अलावा हर चैप्टर के लिए स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत जरूरी है, या तो वो किसी स्टैंडर्ड बुक से हो या फिर स्टैंडर्ड पैकेज से हो। और पीरियोडिक टेस्ट से इन सारे कॉन्सेप्ट्स को याद रखने में और ज्यादा आसानी होती है। अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें बच्चों, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेसिक यूनिट है पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। इसके अलावा जो तीनों चारों ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, इन सब के सारे रिएक्शंस भी याद करना जरूरी है। हम देखते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इनऑर्गेनिक में जो हैं उनमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डीएफ ब्लॉक, पी ब्लॉक और पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग है। तो सारे बच्चों की कोशिश यही होनी चाहिए, अगर नीट में बेहतर मार्क्स लाने हैं तो एनसीईआरटी को लाइन वाइज एक एक लाइन और उसके सारे रिएक्शंस अच्छे से याद करने पड़ेंगे। इसके लिए बच्चे गलती ये करते हैं कि फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरुआत से पढ़ते हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लास्ट में नीट के एग्जाम से 2-3 या चंद महीनों पहले याद करना शुरू करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। बच्चे को करना यह होगा कि प्रतिदिन उसे 2-3 पेज चैप्टर्स के रिएक्शंस लिख लिख करके एनसीईआरटी का लाइन समझ समझ करके याद करना पड़ेगा,
ताकि वो बार बार जब सवाल बनाए तो वो सारे रिएक्शंस, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन सब उसे हमेशा याद रहे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद रखना है बच्चों, कि तुम्हें शुरुआत से ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स याद करने होंगे और उन पे खूब सारे क्वेश्चंस बनाने होंगे। और लास्ट में मैं यही बताऊंगा कि केमिस्ट्री क्या, हर एक सब्जेक्ट में स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बार बार दोहराने से सारे कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहेंगे। और फाइनली पास्ट ईयर के सवाल जरूर बनाएं, क्योंकि उससे आइडिया लगता है बच्चे को कि एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सारे लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है केमिस्ट्री का 3 पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैं आज आपको नीट के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग कैसे आसानी से कर सकते हैं जिससे हमारा बेहतर मार्क्स मिल सके। तो मैं सबसे पहले यह बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नॉट अ फॉर्मेटिव साइंस, इट रिक्वायर्स एन इंटरेस्ट इन नेचर एंड रिएक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। दूसरे शब्दों में अगर मैं ये कहूं कि रियलाइजेशन इज द बेस्ट वे टू लर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो ये कॉन्सेप्ट्स है क्या? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जितनी भी छोटी छोटी चीजों का आप नाम सुनते होंगे, जैसा कि हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, आइसोमेरिज्म, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये देखने में बहुत छोटे टर्म हैं, लेकिन इनका इंपॉर्टेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा होता है। इन सारी चीजों को हमेशा अपने माइंड में रखना होगा, क्योंकि प्रॉब्लम बनाते समय मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में इन सारे कॉन्सेप्ट का आपको यूज आता ही आता है। अब क्या होता है, बच्चे लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस को रटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो सारे रिएक्शंस ही पढ़ने हैं। तो नहीं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो भी रिएक्शन होते हैं उनका पार्टिकुलर एक प्रभाव मैकेनिज्म पाथ होता है। आप उन मैकेनिज्म को हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि इन दिनों प्रीवियस ईयर्स में देखा क्या जा रहा है कि उसी मैकेनिज्म के बीच के इंटरमीडिएट पूछे जा रहे हैं, उनके ट्रांजिशन स्टेट पूछा जा रहा है। तो उन इंटरमीडिएट को हम याद कैसे करें, उनको ध्यान में कैसे रखें? तो पहले चीज मैं ये बतला देता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप याद अगर रख पाएंगे, रटना सोचेंगे तो संभव नहीं है। उस चीज के लिए क्या करना होगा बच्चों, कि आपको प्रॉपर रिएक्शंस को लिख करके प्रैक्टिस करना होगा। बार बार उस चीजों को इंटरेस्ट के साथ लिखना शुरू कर देंगे ना, तो आपको मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस के जो मैक्सिमम इंटरमीडिएट है, मैक्सिमम ट्रांजिशन स्टेट है, वो याद हो जाएंगे। और जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, नेम्ड रिएक्शन है, वो पार्टिकुलर इन्हीं मैकेनिज्म पर बेस्ड होते हैं। तो करना कैसे है, चीजों को एनसीईआरटी के पैटर्न के अकॉर्डिंग सारे रिएक्शंस को अच्छे ढंग से करना है, उनके मैकेनिज्म को करना है और उन पे बेस्ड क्वेश्चन बनाना है। अब कैसे कर सकते हैं आप? तो रिएक्शंस को बार बार आप ध्यान से देखें कि उसमें क्या क्या कंडीशन पूछा जा रहा है, क्या दिया हुआ है, उनको कैसे करना है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ईच एंड एवरी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आप किसी भी चैप्टर को, चाहे बायोमॉलिक्यूल्स हो, चाहे पॉलीमर हो, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो, आप इन सारी चीजों को आप इग्नोर ना करें, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको प्रत्येक चैप्टर को करना है और अच्छे ढंग से करना है, रटना नहीं है, समझना है, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है प्रॉब्लम बनाते समय।